गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चैप्टर चल रहा था क्रिया, और कल क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद पढ़े, अकर्मक और सकर्मक। कल अकर्मक क्रिया परसों के दिन पूरी हुई। कल सकर्मक क्रिया पढ़ी। सकर्मक क्रिया में परिभाषा के बाद सकर्मक क्रिया के दो भेद पढ़े। दो भेदों में एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया की परिभाषा कल हमने पढ़ी थी कि जिस क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है उसे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उन्हें द्विकर्म सकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया में एक गौण कर्म होता है और मुख्य कर्म होता है। द्विकर्मक क्रिया में गौण कर्म वाक्य में हमेशा पहले आएगा और मुख्य कर्म बाद में आता है। गौण कर्म हमेशा सजीव होता है और मुख्य कर्म निर्जीव होता है। इसके बाद क्रिया के हमने प्रकार पढ़े। क्रिया के प्रकारों में पहला प्रकार पढ़ा था कर्म के आधार पर क्रिया, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद और काल के आधार पर क्रिया के भेद। आज पढ़ेंगे हम प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 9 भेद होते हैं। अब उन भेदों का हम एक भेद को लिखते चलेंगे और उसकी परिभाषा लिखते चलेंगे। पहला होता है सरल या साधारण क्रिया। सरल या साधारण क्रिया प्रयोग के आधार पर यह क्रिया का पहला भेद होता है। क्रिया के प्रयोग के आधार पर पहला क्या होगा? सरल या साधारण क्रिया। कौन सा होगा? सरल या साधारण क्रिया। जब किसी वाक्य में, इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब किसी वाक्य में परिभाषा क्या है सरल या साधारण क्रिया की? जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, उसे सरल या साधारण क्रिया कहते हैं। परिभाषा क्या हुई सरल या साधारण क्रिया की? जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, उसे सरल या साधारण क्रिया कहते हैं। आई बात समझ में साहब? जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग करेंगे, केवल मात्र एक क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो कौन सी क्रिया होगी? सरल या साधारण क्रिया होगी। जैसे राम जाता है, राधा कपड़े धोती है, ये वाक्य दो। अब इन दोनों वाक्यों के अंतर्गत, किन के अंतर्गत? इन दोनों वाक्यों के अंतर्गत
राम जाता है, राधा कपड़े धोती है। अब देखिए साहब, इसमें भी क्रिया एक है जाता है, इसमें भी क्रिया एक है धोती है, तो क्रिया कैसी होगी? सरल या साधारण क्रिया होती है। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे, या क्रिया का प्रयोग होता है, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सरल या साधारण क्रिया कहते हैं। जैसे राम जाता है, राम जाता में क्या है? एक क्रिया का प्रयोग हुआ है, जाता है, इसमें धोता है, धोती है, ये सरल या साधारण क्रिया होती है। अगली क्रिया देखिए साहब, अगली क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया की परिभाषा होती है जो क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी हुई होती है, दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी होती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो देखिए साहब, संयुक्त क्रिया परिभाषा क्या लेंगे? वे क्रियाएं, वे क्रिया जो, वे क्रिया जो दो या, वे क्रियाएं जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, वे क्रिया जो दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनती हैं, मेल से बनती हैं। अर्थात कहने का वे क्रियाएं जो दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनती हैं, अर्थात जब दो या दो से अधिक क्रिया शब्द, अर्थात जब दो या दो से, दो जब, अर्थात जब दो या दो से, अर्थात जब दो या दो से अधिक क्रिया शब्द का, दो या दो से अधिक क्रिया शब्दों का, दो या जब, अर्थात जब दो या दो से अधिक, अर्थात जब दो या दो से अधिक क्रिया शब्दों से, क्रिया शब्दों का इस प्रकार प्रयोग हो, क्रिया शब्दों का इस प्रकार प्रयोग हो, जब, अर्थात जब दो या दो से अधिक क्रिया शब्दों का इस प्रकार प्रयोग हो कि वह सब मिलकर, कि वह सब मिलकर कि वह सब मिलकर एक क्रियापद, एक क्रियापद बन जाता है, एक क्रियापद बन जाता है, बन जाता है, या एक मुख्य क्रिया का अर्थ देता है। एक मुख्य क्रिया का अर्थ देता है,
उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये क्रिया है। क्या परिभाषा हुई? वे क्रिया जो दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी हुई बनती हैं, अर्थात जब दो या दो से अधिक क्रिया शब्दों का इस प्रकार प्रयोग हो कि वह सब मिलकर के एक क्रियापद बन जाता है या एक मुख्य क्रिया का अर्थ देता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अजय ने खाना खा लिया होगा। ठीक साहब, अजय ने खाना खा लिया होगा। दो या दो से अधिक क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का मेल होता है, परिभाषा कह रही है, तो वो संयुक्त क्रिया होती है। तो ये क्या हो गई? संयुक्त क्रिया हो गई। नंबर 2 देखिए, पानी बरसने लगा। पानी बरसने लगा, ये संयुक्त क्रिया हो गई। हमारी किसके अनुसार चलना है? हमें केवल परिभाषा के अकॉर्डिंग चलना, परिभाषा के अनुसार चलना है। जब वे क्रियाएं जब दो या दो से अधिक क्रियाओं से बनी हुई होंगी या उस क्रियापद का एक परिक्रियापद, वह दोनों पद क्रियापद, दोनों क्रियापद मिलकर के एक मुख्य क्रिया का अर्थ देते हैं, वो क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। ये संयुक्त क्रिया हुई। अगला देखिए साहब, नंबर 3 प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रिया जिनमें कर्ता स्वयं क्रिया ने करके, वे क्रिया जिनमें कर्ता स्वयं क्रिया ने करके दूसरों को, किनको? दूसरों को क्रिया करने के लिए, क्रिया करने के लिए, वे क्रिया जिनमें कर्ता स्वयं क्रिया ने करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा है। क्या परिभाषा है? वे क्रियाएं जिनमें कर्ता स्वयं क्रिया ने करके, अर्थात मैं करता हूं और मैं क्रिया नहीं करूंगा और उस क्रिया करने को, उस क्रिया को दूसरों के लिए प्रेरित करूंगा, उस क्रिया को करने के लिए मैं किसी और दूसरे को प्रेरित करूंगा, वह कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अर्थात जहां किसी को कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। क्या करते हैं? प्रेरणा करने से अध्यापक ने छात्रों से निबंध लिखने को कहा, मालिक ने नौकर से पानी मंगवाया। देखिए साहब,
मालिक नौकर से पानी मंगवाता है। दूसरा देखिए, अध्यापक छात्रों से पुस्तक पढ़वाता है। ये प्रेरणार्थक क्रिया हुई। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा उस क्रिया में, और उस क्रिया को करने के लिए दूसरों को प्रेरित करता, अर्थात दूसरों को प्रेरणा देता है कि आप ऐसा कार्य कीजिए। अब यहाँ क्या है, मालिक खुद कार्य नहीं कर रहा है, मालिक नौकर को प्रेरणा देकर कहता है कि पानी लेकर के आ। अध्यापक छात्रों से पुस्तक पढ़वाता है, या कहने के बाद अध्यापक स्वयं क्रिया नहीं कर रहा है, क्रिया करने वाला कौन है? छात्र है। अध्यापक केवल मात्र छात्रों को प्रेरित कर रहा है, किसके लिए? क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो यहां कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगली क्रिया होगी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वे क्रिया पूर्वकालिक परिभाषा क्या होगी? वे क्रियाएं जिनमें एक क्रिया तुरंत समाप्त होती है, एक क्रिया के समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। पूर्वकालिक की परिभाषा क्या है? वे क्रियाएं जो एक क्रिया समाप्त होने के बाद, वे क्रियाएं जो एक क्रिया समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए, तत्काल रूप से दूसरी क्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब वाक्य में, परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब वाक्य में एक क्रिया, जब वाक्य में एक क्रिया होने के बाद, जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त होने पर, जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त होने पर उसी पल दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त होने पर उसी पल दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा पढ़कर सो गई, माँ नहाकर मंदिर गई, या माँ नहाकर मंदिर जाएगी। ये हो गया ना। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है?
पूर्वकालिक क्रिया होती है जब एक वाक्य में एक क्रिया समाप्त होगी, उसी पल या तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। राधा पढ़कर सो गई तो राधा पढ़ना, पहली क्रिया कौन सी हुई? पढ़कर हुई। राधा ने पहले पढ़ा, उसके बाद तुरंत सो गई, तो पहले क्या? पढ़कर क्रिया समाप्त हुई और सोना क्रिया प्रारंभ हुई। इस प्रकार पूर्वकालिक क्रिया होती है। माँ ने पहले कौन सी क्रिया की? नहाने की क्रिया की। उसके बाद कौन सी क्रिया की? मंदिर जाने की क्रिया की। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती हैं। आई बात समझ में? जब एक क्रिया तुरंत समाप्त होगी और उस क्रिया के समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा पढ़कर सो गई, तो पहले कौन सी क्रिया हुई? पढ़ना हुई। उसके तुरंत बाद कौन सी हुई? सो गई। तो पूर्वकालिक कौन सी हुई? पढ़कर के। पहले काल में कौन सी हुई? पढ़ना हुआ। ऐसे माँ नहाकर मंदिर गई, तो क्या हुआ? पहले माँ खा गई, नहाई, नहाने के बाद मंदिर गई, तो ये होती है कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया होती है। अगली क्रिया देखिए साहब, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया में क्या होता है? नाम धातु क्रिया होती है साहब वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम, वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम। नाम धातु क्रिया क्या है? वे क्रियाएं, वे क्रियापद जो संज्ञा और सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। आई बात समझ में? बात यह है कि मैंने बताया विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, क्या? वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं, आदि से बनते हैं। अर्थात क्या? कौन सी क्रियापद है? नाम धातु क्रिया की परिभाषा क्या हुई? नाम धातु क्रिया की परिभाषा हुई वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं। अर्थात यदि हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द में, अर्थात यदि हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द में क्या लिखाया? अर्थात यदि हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द में प्रत्यय लगा करके, विशेषण शब्द में प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण करते हैं, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। आए बात समझिए साहब, क्या होया नाम? वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं। अर्थात यदि हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द में प्रत्यय लगा करके क्रिया का निर्माण करेंगे और क्रिया का निर्माण करने के बाद जो क्रिया बनेगी वो क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे रंगना, जैसे देखो रंगना, अपनाना, लजाना, ये आदि शब्द क्या है? इनमें प्रत्यय लगने। जैसे रंग में ना प्रत्यय लगाया, अपना में ना प्रत्यय लगाया, लजाना में ना प्रत्यय लगाया। ऐसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगाने पर क्या है
क्या लगता है? वो क्रिया होती है जैसे मुझे सबने अपनाया, मुझे सबने अपनाया। आई बात समझ में सब? क्या बात समझ में आई कि वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं, अर्थात जिन क्रियाओं में हम सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगा करके जिन क्रियाओं का निर्माण करते हैं वो कौन सी क्रिया कहलाती हैं? नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जिस पर जैसे रंग में ना लगाया, अपनाना, लजाना, मुझे सबने अपनाया। राजा हरिश्चंद्र पर दृश्य फिल्म आया। उदाहरण, राजा हरिश्चंद्र पर दृश्य फिल्म आया। ये क्रिया, ये 9 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ये 5वां उदाहरण है। आज हमने 5 क्रियाएं पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? पहले पढ़ी सरल या साधारण क्रिया। सरल या साधारण क्रिया में आपको बताया कि एक ही जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है वो सरल साधारण वाक्य कहलाता है। फिर प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ी, जिसमें कर्ता स्वयं ने कार्य करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उसके बाद संयुक्त क्रिया पढ़ी। संयुक्त क्रिया में पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से बनी हुई होती है, अर्थात जिन क्रियाओं का निर्माण 2 क्रियाओं के मेल से होता है और उनमें मेल होने के बाद दोनों क्रियाएं एक ही मुख्य क्रिया का अर्थ देती हैं। वो क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया वे क्रियापद जो संज्ञा और सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं, अर्थात यदि हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगाकर किसी क्रिया का निर्माण करते हैं तो वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया पढ़ी। पूर्वकालिक क्रिया में क्या पढ़ा? एक क्रिया के समाप्त होने के बाद तुरंत बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये आज का चैप्टर।